हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2O स्टडी चैनल। देखिए, हम लोग इसके पहले फिजिक्स का लेक्चर देख रहे थे। इसका एक लेक्चर हम लोग देखे थे जिसमें लास्ट हम लोग किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड के पास। तो इसका पीछे वाला लेक्चर अगर छूट गया होगा किसी भी तरह से तो पीछे वाला लेक्चर देख लीजिए। इसके बाद इसको देखिएगा तो लेक्चर समझ में आएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए, हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम लोगों को एक नया पॉइंट मिलता था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये क्या था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके बारे में समझते। ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है, यानी पीछे वाला लेक्चर से कनेक्टेड रहेगा, ठीक ना। तो जैसे देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ दिख रहा है। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, ये एक टर्म है, इसको हम बता रहे थोड़ा सा। देखिएगा कि अगर मान लेते जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ था कहीं से, इलेक्ट्रिक करंट तो पास ही नहीं हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। करंट पास नहीं हो रहा है, करंट एक जगह कहीं स्थिर है, कहीं रुका हुआ, और वहीं से क्योंकि करंट स्थिर है तो वहां पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, उससे रेडिएशन के थ्रू कुछ निकलेगा। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अब हम लोग ना कोई एक एरिया से पास करवा रहे हैं, ठीक ना। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अब हम लोग कोई एक एरिया से पास करवा रहे हैं और उसी से ये कनेक्टेड है। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज याद रखिएगा कि एरिया एक होता है एरिया वेक्टर, ठीक ना। इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आप लोग याद रखिए। सबसे पहले टॉपिक पे आने से पहले एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हम आप लोग को लिख दे रहे हैं। देखिए, लिखना नहीं, इसको समझ लीजिए पहले। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अगर हम लोगों को लेना है तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखिएगा उस एरिया का परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। सपोज करते हैं आप लोग, हम दिखाते हैं कि कैसे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन मेजरमेंट करना है। जैसे देखिए, सपोज करते हैं कि एक पेपर है, इस पेपर का कुछ तो एरिया होगा ना। अगर इस पेपर को ऐसे रखेंगे और जैसे देखिए, मान लेते इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग इधर से पास करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहे हैं, इधर से हम लोग पास करवा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग इधर से पास करवा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उधर जाएगा, लेकिन ये जो एरिया वेक्टर, इसको एरिया वेक्टर का नाम देंगे। केवल सिंपल एरिया नहीं बोलेंगे, एरिया वेक्टर बोलेंगे। अगर इस एरिया वेक्टर का अगर हम लोगों को डायरेक्शन लेना है तो इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, इस एरिया वेक्टर का परपेंडिकुलर लाइन। देखिए, ये इधर से परपेंडिकुलर आ जाना, ये परपेंडिकुलर लाइन इसका डायरेक्शन होगा। मान लेते हैं, सपोज करते हैं इसको एरिया वेक्टर को ऐसे घुमा दी ऐसे। अगर अब इसका हम लोगों को लेना है एरिया वेक्टर तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर जाएगा। अभी फिगर के थ्रू समझाएंगे और बेहतरीन तरीका से। ये एक टर्म याद रखिएगा कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। एक चीज, ये टर्म याद रखिएगा ताकि यहाँ पे हम लोगों को काम देगा। अब देखिए, अब आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या कि अगर कोई भी एरिया वेक्टर से या कोई भी एरिया से नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, जितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा ना, वही कहलाता है हम लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब जैसे देखिए, यहाँ पे अगर डिफिनेशन को फॉर्मेट में देखना हो तो हम लोग डिफिनेशन के फॉर्मेट में देख सकते हैं इसको कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया, किसी भी एक एरिया से पास हो रही है। और एरिया मतलब कि हम लोग यहाँ एरिया को वेक्टर के फॉर्मेट में ले रहे हैं ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो किसी भी तरह का एरिया से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। अब वहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम भी हो सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि पीछे से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, इस पे डिपेंड करता है। तो वही है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए, इसको डेनोट करते हैं हम लोग, इट इज डेनोटेड बाय फाई। इसको फाई बोलते हैं, कहीं कहीं ये सिंबल थोड़ा ऐसे त्रिशूल टाइप का दिखेगा, ऐसे इस टाइप का दिखेगा। तो फिर हम यही फाई से ही सब जगह डेनोट करेंगे, इसको याद रखिएगा, फाई। अब देखिए, इसको ना हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, नीचे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये किस किस चीज पे डिपेंड कर सकता है, देखिए। तो
ये मान लेते हैं कि ये एक एरिया है, इस एरिया से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पास करवाना है। सपोज करते हैं कि एरिया मेरा क्या था, एरिया बहुत बड़ा है, यानी इससे भी 4 गुना 5 गुना एरिया बड़ा है। तो 4 गुना 5 गुना अगर एरिया बड़ा रहेगा तो उसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डालेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पास होने का जो कैपेसिटी है वो तो बढ़ेगा। यानी कह सकते हैं कि ये जो, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा पास होगा, तो ज्यादा पास होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा, उसका ज्यादा होगा। वही है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस किस चीज पे डिपेंड करता है वो। तो सबसे पहला इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस चीज पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया वेक्टर से कितना पास हो रहा है, पहला इस पे डिपेंड करता है, वही लिखे हैं। और वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है, यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जिसको हम लोग फाई से डिनोट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। यानी कोई भी एरिया वेक्टर दिया हुआ, उस एरिया वेक्टर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितना पास हो रहा है, जितना ही ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगा उतना ही ज्यादा उसका क्या बनेगा, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का निर्माण होगा। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। पहला इस चीज पे डिपेंड करता है, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए सेकेंड क्या, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। फाई किस चीज पे डिपेंड करता है, फाई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है उसका एरिया पे भी, कि एरिया कितना है, जितना ही कम एरिया रहेगा उतना ही कम इलेक्ट्रिक फील्ड उससे पास होगा, और जितना ही बड़ा एरिया रहेगा ना उतना ही ज्यादा क्या होगा, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा। जैसे यहाँ पे फिगर में देखिए 2 हम एरिया बनाए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रहा है, लेकिन इस एरिया से क्या हो रहा है, पास ही नहीं हो रहा है, इस एरिया से पास ही नहीं हो रहा है। तो इस एरिया से पास नहीं हो रहा है तो यानी इस जगह पे इस एरिया में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें कम जनरेट होगा। लेकिन देखिए इस एरिया में, यानी एरिया बड़ा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है, 1 2 3 4 को इसमें पास हो रहा है, जबकि इसमें 2 को पास हो रहा है। तो यानी अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसमें ज्यादा जनरेट होगा, इसमें, तो यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस चीज पे डिपेंड करता है, एरिया पे भी। अगर सपोज करते हैं कि इसका एरिया और बढ़ा देते हैं, एरिया क्या करते हैं और बढ़ा देते हैं, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, और मैक्सिमम पास होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मैक्सिमम पास होता है। तो जैसे जैसे एरिया हम लोग बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा पास हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा पास हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बढ़ेगा। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस चीज पे डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है, वो भी उसका एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ तक हो गया। अब तीसरा देखिए, तीसरा डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया का डायरेक्शन, की इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग कैसे ले जा रहे हैं, और जो एरिया है वो एरिया कैसे ले जा रहे हैं, एरिया को हम लोग कैसे रखें, इस पे भी डिपेंड करता है। तो ध्यान रखिएगा, एरिया कैसे मेजरमेंट होता है, एरिया मेजरमेंट होता है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे मेजरमेंट होता है, एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो जैसे देखिए सपोज करते हैं इसको हम लोग चेक करते हैं, इसका डायरेक्शन पे कैसे डिपेंड करता है वो देखिएगा। यानी ये देखिए ये एक एरिया है, ये एक एरिया, इस एरिया से हम लोगों को क्या जा रहा है, इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है आगे। ठीक, ये एक एरिया है, इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आगे पास हो रही है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आगे पास हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का तो डायरेक्शन आप लोग आसानी से दिख जा रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन आपको ई का डायरेक्शन दिख गया। अब बचा किसका, अब बचा एरिया का डायरेक्शन। तो एरिया का डायरेक्शन कैसे, तो देखिए कौन सा एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, देखिए इससे पास हो रहा है, इससे, इसी एरिया के थ्रू ना पास हो रही है। देखिए ऐसे ये रखा होगा, ऐसे ही तो रखा होगा, ये केवल यहाँ पे थोड़ा अंदर घुसा हुआ दिख रहा है, ये 3D में ऐसे दिखेगा। अब यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, पास करवा रहे हैं। तो कौन सा एरिया से पास करवा रहे हैं, ये वाला एरिया से, बगल वाला से एरिया से पास करवा रहे हैं। और जब इस एरिया से पास हो रही है तो इस एरिया का परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाला परपेंडिकुलर होगा ना ऐसे। तो यानी परपेंडिकुलर बोले तो इसका डायरेक्शन भी क्या होगा, अगर इस एरिया पर अगर हम लोग परपेंडिकुलर लाइन खींचे तो इस एरिया पे परपेंडिकुलर लाइन का डायरेक्शन ये होगा, परपेंडिकुलर लाइन का डायरेक्शन ये होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और फिर एरिया,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री। यहाँ पे थीटा क्या बन रहा है? थीटा बराबर 0 डिग्री। समझिएगा बात को, हमेशा ध्यान रखिए। एरिया वेक्टर को हम लोग का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? जिस एरिया के थ्रू पास हो रही है उसका परपेंडिकुलर। अब जैसे देखिए सपोज करते हैं ये एरिया को हम लोग क्या किए, ये एरिया भी ऐसे था, अब इसको ना ऐसे कर दिए ऐसे। तो देखिए अगर ऐसे कर देंगे ना इस तरह से, तो मैग्नेट और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ऐसे सीधे सीधे ही पास होगा, सीधे सीधे ही पास होगा। उस समय देखिएगा अगर इसका फिर इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लेना हो तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये वाला ना लेंगे, इसका तो एरिया लेंगे नहीं क्योंकि तो निग्लिजिबल है, इसका विड्थ कोई कुछ होता नहीं है, विड्थ तो होगा नहीं, मोटाई होगा नहीं, तो इसका एरिया तो लेंगे नहीं, तो ये वाला एरिया लेंगे। और अगर इसका डायरेक्शन मेजरमेंट करना तो देखिए इसका डायरेक्शन इसका परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ऐसे होगा। तो यानी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन तो पता है। और एरिया देखिए, अभी एरिया क्या है? अभी एरिया खड़ा नहीं है, अभी एरिया सोया हुआ है, सोया हुआ है। तो अब इसका डायरेक्शन लेना होगा, तो इसका डायरेक्शन ऊपर परपेंडिकुलर ऐसे खींचेंगे तो ये ऐसे परपेंडिकुलर, ये वाला हो जाएगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। और इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बन गया? थीटा बराबर 90 डिग्री। अब दोनों सिचुएशन में आप देखिए, दोनों सिचुएशन में देखिए कि एरिया से होते हुए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। इसमें देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एरिया से होते हुए कितना पास हो जा रहा है? बहुत ज्यादा पास हो जा रहा है, बहुत ज्यादा एरिया से होते हुए पास हो रहा है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें एरिया से होते हुए पास ही नहीं हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जैसे देखिए अगर ये ऐसे सोया हुआ रहेगा ना तो इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगा इस एरिया के थ्रू। लेकिन अगर ये ऐसे रहेगा ऐसे तो पास ही नहीं होगा। पता चल रहा ऊपरे वाला सीधे इसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, नीचे वाला ऐसे ही निकल गया। एक आध को टकरा के इससे शायद पास हो सकता है, वो भी नहीं हो सकता, शायद हो भी सकता है एक आध को। तो इससे देखिए यानी जिस समय देखिए दोनों का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दोनों तरफ सेम है, तो उस समय जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर के बीच का डायरेक्शन 90 डिग्री बना, उस समय देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत कम पास हो रहा है। यहाँ पे देखिए आपको गौर से ही पता चल जाएगा। और वैसे भी देखिए ना ऐसे रहेगा ना तो बहुत ज्यादा ये रास्ता को रोकेगा, बहुत ज्यादा रास्ता को रोकेगा, उससे होके पास होना होगा। और ऐसे रहेगा तो कहाँ ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा पास ही नहीं हो पाएगा इस एरिया के थ्रू, इस एरिया के थ्रू नहीं ना हो पाएगा। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा? मैक्सिमम इससे पास होगा। तो याद कर लीजिए, कभी कभी पूछ सकता है कि एरिया वेक्टर से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कब पास हो सकता है? तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कब पास होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? दोनों को सेम एक ही डायरेक्शन में दोनों, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री हो, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैक्सिमम से मैक्सिमम पास होगा। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री हो जाए, उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मिनिमम पास होगा। नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम पास होगा। अब देखिए नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से तो मैक्सिमम पास हुआ। और देखिए एरिया वेक्टर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैक्सिमम पास हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम पास हो रहा है तो उसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। यानी इस सिचुएशन में जब थीटा बराबर 0 डिग्री बनेगा उस समय इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैक्सिमम होगा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी मैक्सिमम होगा। और इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिर मिनिमम हो जाएगा। तो देखिए मिनिमम और मैक्सिमम। अब देखिए तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री तब मैक्सिमम होता है और थीटा का वैल्यू 90 डिग्री तब मिनिमम होता है। कौन सा साइन रूल ये अप्लाई हो रहा है? देखिए तो थीटा का वैल्यू जब 0 डिग्री होता है तो उसमें मैक्सिमम, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0। तो जब 0 डिग्री रहता है तो 0 होता है और साइन 90 का वैल्यू होता है तो साइन 90 का वैल्यू होता है तो 1 होता है। यानी 0 पर 0 और 90 पर 1, यानी 90 पर मैक्सिमम दे रहा है लेकिन 90 पर यहाँ पे मिनिमम है। तो साइन वाला तो थीटा अप्लाई होगा नहीं यहाँ पे, तो कहाँ पे होगा कौन वाला? अब कॉस में घुसते हैं।
कॉस जीरो का वैल्यू देखिए, कॉस जीरो का वैल्यू होता है 1, कॉस जीरो का वैल्यू होता है 1, यानी थीटा बराबर 0 पर मैक्सिमम, कॉस 90 का वैल्यू होता है 0 पर मिनिमम। कॉस अप्लाई करा, टेन को भी चेक कर लेते हैं। टेन 0 डिग्री कुछ और देगा, टेन 90 डिग्री कुछ और देगा, टेन 45 डिग्री 1 देता है, तो ये तो बीचवे में मैक्सिमम हो जाएगा। तो यानी कौन अप्लाई होगा, फाई किसके साथ आके मैच करेगा, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका, कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। आई होप थीटा ये वाला समझ में आ गया होगा, ये भी जरूरी है, बहुत जरूरी है, इसलिए यहां तक कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अब देखिए 1 2 3 तीन को इक्वेशन बना, अब तीनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, तीनों इक्वेशन को आपस में मर्ज करते हैं। यहां से क्वेश्चन भी पूछता है, इसलिए इसको हल्का में मत लीजिएगा, देख लीजिएगा। जब हम लोग तीनों को आपस में ये करेंगे, मिलाएंगे, तो क्या हम लोग को मिलने वाला है, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। देखिए तो प्रोपोर्शनैलिटी जब हम लोग हटाएंगे, तो देखो के कांस्टेंट आएगा, और वो जो के कांस्टेंट आता है उसका वैल्यू 1 होता है, तो उसको डायरेक्ट हटाते रहे, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, ई ए कॉस थीटा। याद रखिए फाई बराबर क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। अच्छा देखिए तो ये ई ए कॉस थीटा क्या दे रहा है, अगर आप लोग वेक्टर पढ़े हैं ना, तो वेक्टर से पता चल जाएगा यहाँ पे फाई बराबर एक क्या है, ई और ए दोनों का ये एक तरह का डॉट प्रोडक्ट है, ई ए, या ए ई लिख सकते हैं असिस्टेंट इंजीनियर, या फाई बराबर ये भी लिख सकते हैं, फाई बराबर ए डॉट ई, यानी दोनों के बीच का ये एक डॉट प्रोडक्ट है, समझे, दोनों के बीच का ये एक डॉट प्रोडक्ट है। अच्छा अब आप लोग यहाँ पे देखिए, डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है ना, अब लोग बताइए तो डॉट प्रोडक्ट फाई बराबर ई ए है, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बनेगा, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेक्टर क्वांटिटी होगा या स्केलर क्वांटिटी होगा, ये आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट में हम लोग को ओनली मैग्नीट्यूड मिलता है, या फिर ओनली डायरेक्शन मिलता है, या फिर दोनों मिलता है, ये आप लोग देखिएगा तो सर्च करके, क्योंकि वेक्टर तो आप लोग पढ़े हैं, सब लोग पढ़े हैं वेक्टर। तो फाई बराबर क्या है, ई ए। अब आप लोग को यहाँ पे ये बताना है कि फाई वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी, आप लोग बताइएगा। और फाई का देखिए, फाई का ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं, और फाई का ऐसा यूनिट, फाई का फिर डायमेंशन फार्मूला भी आप लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ऐसा यूनिट आप लोग लिख लीजिए, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बनेगा, कुछ दिमाग में आ रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे क्या है, ई है, ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या आता है, न्यूटन पर कूलॉम्ब। यहाँ पे क्या है, एरिया है, यहाँ पे एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम्ब। ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट। और कुछ ऐसा यूनिट बनेगा क्या इसका, एक ये ऐसा यूनिट बनेगा। और देखते हैं, देखिए यहाँ पे न्यूटन है, न्यूटन मीटर, एगो मीटर अपॉन नीचे कूलॉम्ब रखते हैं। अच्छा न्यूटन मीटर ये किस चीज का आ जाएगा, देखिए तो न्यूटन मीटर किस चीज का ऐसा यूनिट है, न्यूटन मीटर वर्क का ऐसा यूनिट हो सकता है। वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अच्छा वर्क इसको लिख लेते हैं, वर्क अपॉन नीचे कूलॉम्ब इंटू मीटर। इसको देखिए तो वर्क अपॉन कूलॉम्ब कुछ होता है, वर्क अपॉन चार्ज किसके बराबर होता है, वोल्ट के बराबर। वोल्टेज के बराबर क्या होता है, वोल्टेज के बराबर होता है वर्क अपॉन चार्ज।
यानी इतना बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज, यानी वोल्टेज मीटर। ये भी एक नया यूनिट बना लीजिए। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाता है, वोल्टेज मीटर। लिख लीजिए दोनों, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और फिर वोल्ट मीटर, या इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, VOLT वोल्ट मीटर, VM। चलिए ये हो गया हम लोगों का फाइनली इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद हम लोगों का एक लॉ आता है, जो एक साइंटिस्ट थे, जिन साइंटिस्ट का नाम है गॉस लॉ, गॉस नाम था। तो उनके बारे में कुछ कुछ स्टेटमेंट है, तो क्या क्या स्टेटमेंट दिए थे उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि क्या था गॉस लॉ का स्टेटमेंट। गॉस थ्योरम से उसको जाना जाता है। और पहले जितना भी हम आप लोगों को बताए हैं, एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी, ये सब का वैल्यू आप लोग याद रखिएगा। वो सब ना बहुत आप लोगों को काम देने वाला है, क्योंकि इसके पीछे लेक्चर में आप लोग देखिएगा कि कूलॉम्स लॉ के बारे में बताया हुआ है। कूलॉम्स लॉ में एक कूलॉम्स कांस्टेंट आता था कि उसका भी वैल्यू आप लोगों को बताएं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का टोटल वैल्यू कितना होता है ये भी याद रखिएगा। पार्टिकुलर अगर एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू याद कर सकते हैं तो वो भी याद रखिएगा, क्योंकि ये सब एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोलते थे, एप्सिलॉन नॉट को हम लोग परमिटिविटी बोलते थे। तो कम से कम वो भी याद रखिएगा कि एप्सिलॉन नॉट को हम लोग परमिटिविटी बोलते हैं और उसका वैल्यू हम लोगों को ये होता है, ठीक है ना। तो देखते हैं फिर हम लोग आगे गॉस थ्योरम क्या है सोच समझते हैं। इसको देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये सब सारी बातें आप लोग समझा दिए हम यहाँ पे, यहाँ से कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ये सिंपल भाषा में हम इसको समझा दिए। हमेशा ध्यान रखिएगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे मेजरमेंट किया जाता है, एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर। देखिए हम लोग आगे देखते हैं गॉस लॉ क्या होता है। अभी हम लोग देखें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, उसके बाद हम लोग देखते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ के बारे में समझते हैं। देखिए गॉस लॉ क्या, ये इनका जनरली स्टेटमेंट था, गॉस का स्टेटमेंट था। वो स्टेटमेंट क्या बोलता, वो स्टेटमेंट ये बोला, स्टेटमेंट इनका ये था कि अगर कोई एक इनक्लोज्ड फिगर रहेगा, यानी इनक्लोज्ड फिगर यानी इनक्लोज्ड ऑब्जेक्ट, लेकिन इमेजिनरी, इमेजिन करना है कि अगर कोई एक इनक्लोज्ड फिगर रहेगा, उस इनक्लोज्ड के अंदर अगर कोई भी इलेक्ट्रिक, उस इनक्लोज्ड फिगर के अंदर अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जाए, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी या उस इलेक्ट्रिक फील्ड का पावर किसके बराबर होगा, उसके अंदर, यानी उस जो इनक्लोज्ड सरफेस है या इनक्लोज्ड फिगर है उसके अंदर जितना भी इलेक्ट्रिक चार्ज होगा ना, वो इलेक्ट्रिक चार्ज और एप्सिलॉन नोट, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज और एप्सिलॉन नोट पे डिपेंड करेगा। क्या डिपेंड करेगा कि उस फिगर में, यानी या इनक्लोज्ड फिगर या इनक्लोज्ड सरफेस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसके अंदर, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। यही इनका स्टेटमेंट था कि उस इनक्लोज्ड सरफेस के अंदर जितना जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है उस इनक्लोज्ड सरफेस के अंदर इनसाइड में कितना चार्ज है और एप्सिलॉन नोट कितना, उस दोनों पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यही उसका स्टेटमेंट था। अब इसमें क्या था कि इनक्लोज्ड फिगर था, उस इनक्लोज्ड फिगर के अंदर या इनक्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्ज भी अलग अलग तरह से हो सकता था, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, डिफरेंट चार्ज हो सकता है। तो उस चार्ज को उन्होंने क्या बोले कि उस सब चार्ज को क्या करो, अलजेब्रिक सम कर दो, अलजेब्रिक सम करो और देखो कि टोटल चार्ज कितना आ रहा है। जितना भी टोटल चार्ज आएगा उस टोटल चार्ज को एप्सिलॉन नोट से डिवाइड कर दो, तो निकल जाएगा कि उस इनक्लोज्ड सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना है। यही था स्टेटमेंट इनका गॉस लॉ का। तो आई होप आप लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ चुके हैं अच्छा से कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या। इसके बाद फिर हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। उससे पहले कि रुक जाइए, मेरे को तार छोड़ा लेने दीजिए, तार बज गया इधर माइक का, तो फिर होगा आगे का काम, ठीक है ना। तो आई होप समझ रहे होंगे कुछ। तो देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं
इनका कुछ कुछ स्टेटमेंट था, वो स्टेटमेंट को समझते। देखिए द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखिए इसी के बारे में बात हम लोग को करना है। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग ओवर ए क्लोज्ड सरफेस, यानी जितना भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो अगर क्लोज्ड सरफेस के ओवर कितना पास कर रहा है, और क्लोज्ड सरफेस वो जनरली वैक्यूम हो सकता है, वैक्यूम के अंतर्गत ही बात करेंगे। वैक्यूम, हाँ वैक्यूम ही लेकर चलिएगा, वैक्यूम ही लेकर चलिए। वही बोलता है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि जो भी सरफेस है, वो जो क्लोज्ड सरफेस है, उस क्लोज्ड सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, ठीक ना। वही है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग ओवर द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको हम लोग बोलते थे, अभी बताया था जस्ट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको बोलते हैं कि अगर कोई भी एरिया हो, उस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा हो, वही तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था। वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग ओवर ए क्लोज्ड सरफेस इन वैक्यूम इज 1/epsilon टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। देखिए इनसाइड द सरफेस हमेशा ध्यान रखिएगा। ये देखिए ये एक हम लोगों का क्या, ये हम लोगों का एक क्लोज सरफेस है। इस क्लोज सरफेस में देखिए चार्ज है, प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज है। फिर इस चार्ज में जो हम लोगों को यहाँ पे बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो अगर हमको निकालना है, तो उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग कैसे फाई से डिनोट करते थे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा, इसमें जितना भी चार्ज है, यानी इतना जिसमें जितना चार्ज होगा उस चार्ज हम लोग कैसे निकालेंगे, ये चार्ज निकालेंगे अलजेब्रिक सम के अनुसार। तो इसमें जितना ही चार्ज होगा, यानी टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस, ध्यान रखिएगा इनसाइड द सरफेस, ये याद रखिएगा। सरफेस के अंदर कितना चार्ज, सरफेस के बाहर वाला चार्ज से कोई मतलब नहीं। टोटल चार्ज CHARGE चार्ज इनसाइड द सरफेस अपॉन में क्या था, एप्सिलॉन नोट के बराबर होता है। यही था गॉस लॉ का स्टेटमेंट, यानी फाई बराबर क्या हो जाएगा Q, यानी Q चार्ज है इनसाइड और Q चार्ज है इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नोट। यही था गॉस लॉ का स्टेटमेंट। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये हम डायरेक्ट फाई बराबर Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नोट, हम यही फाइनली इनका स्टेटमेंट यही आता है। अब इसके अंदर जितना भी चार्ज है, इस चार्ज को आप अपने अनुसार जोड़ सकते हैं, अलजेब्रिक सम के अनुसार जोड़ सकते हैं। अब देखिए ये जो हम लोग ये एक क्लोज सरफेस हम लोग बनाए हैं ना, ये क्लोज सरफेस होता क्या है। क्लोज सरफेस हमेशा इनका स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना वहाँ पे हम लोग को जनरेट हो रहा है। सो ये वाला अभी गॉस लॉ का बहुत अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे आगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला ना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना यहाँ से बाहर निकल रहा है, कितना बाहर निकल रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और देखिए ये जो हम लोग का ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस का एक हम लोग स्पेशल नाम दे देते हैं। इस सरफेस को हम लोग, ये एक इमेजिनरी सरफेस है, इमेजिन कर लेते हैं कि हाँ ये सरफेस है, रियल में सरफेस बनता नहीं है, ये एक इमेजिनरी सरफेस है। इसका नाम हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इमेजिनरी सरफेस को हम लोग बोल सकते हैं दिस इज गॉसियन सरफेस, GAUSSIN गॉसियन सरफेस। अब देखिए ये जो गॉस लॉ है ना, इस गॉस लॉ का एग्जाम्पल है, यानी इस गॉस लॉ का एप्लीकेशन भी हम लोगों को पढ़ना है। गॉस लॉ का एप्लीकेशन हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है कि अगर कोई एक एक्सियली तार यानी एक्सियली वायर से अगर इलेक्ट्रिक करंट तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेंगे। अगर पूरा उस वायर में, जैसे ये एक वायर है, ये वायर में पूरा सगरो क्या है, सगरो Q चार्ज है, पूरा यहाँ से यहाँ तक Q चार्ज है और ये इनफाइनाइट लेंथ तक है, ये पूरा इनफाइनाइट लेंथ तक। तो पूरा इनफाइनाइट लेंथ तक है, तो मान लेते हैं इस चार्ज से कुछ दूरी पर, कुछ पॉइंट पर क्या है, कुछ पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी लग रहा है ना, यानी यहाँ से इस पॉइंट से कितना दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी लग रहा है, वो हम लोगों को निकालना है। तो वो कैसे निकलता है, यही गॉस लॉ के ही हेल्प से हम लोग निकालेंगे। इसलिए ये वाला ध्यान रखिएगा, फाई बराबर Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए तो कैसे कैसे ये काम होता है। अब मान लेते हैं ये एक हम लोग का सिलेंड्रिकल सरफेस है,
सिलेंड्रिकल ही सरफेस है। हम लोग को सिलेंड्रिकल सरफेस कभी कभी बोलेगा कि स्फेरिकल सरफेस है, गोला सरफेस। ये तो सिलेंड्रिकल, तार सिलेंड्रिकल है, इसमें हम लोग एक इमेजिन करेंगे, गोले 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 एक इमेजिनरी सरफेस बनाएंगे। वो इमेजिनरी सरफेस को ही हम लोग बोलेंगे गॉसियन सरफेस। देखते हैं उसका क्या है। तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट लिख लीजिएगा आप लोग, क्या होता है सो इसका। इसके बाद हम लोग गॉस लॉ का स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए आप लोग को एक चीज़ हम बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, फाइव बराबर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नोट है ना। अच्छा, ये हम लोग यहाँ से डायरेक्ट अलजेब्रिक सम कर सकते हैं। कभी कभी आप लोग देखिएगा ना कि यहाँ पे आप लोग को इंटीग्रेशन करने के लिए भी दे देगा, लेकिन इंटीग्रेशन अगर करेंगे इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में तो वो दूसरा चला जाएगा। आप लोग यही स्टार्ट रख लीजिए। इंटीग्रेशन हम लोग कब करते हैं, जब हम लोग को प्रूफ करना हो ना तब, क्योंकि प्रूफ हम लोग को करना नहीं है। प्रूफ नहीं करना तो डायरेक्ट हम स्टेटमेंट के ही अनुसार डायरेक्ट लिख दिए, प्रूफ नहीं किए हैं तो प्रूफ हम लोग को पढ़ना नहीं है, इसलिए डायरेक्ट आप स्टेटमेंट के अनुसार चलिए। इससे कुछ हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे, उससे पहले इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और एग्जाम्पल के अनुसार क्या क्या बनता है आगे वो देख लेते हैं। देखिए हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। देखिए हम लोग को 3 गो लॉ पढ़ना है, तीनों के बारे में, मतलब 3 गो एप्लीकेशन पढ़ना है। पहला क्या, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर। देखिए पहला क्या, स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर के बारे में पढ़ना है। पहला हम लोग को यही है, स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर। तो पहला स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर, तो अच्छा पहला स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर। दूसरा हम लोग को प्लेन सरफेस कंडक्टर के बारे में पढ़ना, और तीसरा स्फेरिकल चार्ज के बारे में पढ़ना, ठीक ना। यही 3 गो है हम लोग का, प्लेन चार्ज शीट एंड चार्ज स्फेयर। तीनों के बारे में देखते हैं एक करके। तो पहला हम लोग स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर सबसे पहला बनाते हैं, एक स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर, और ये इनफाइनाइट तक है, कोई दिक्कत नहीं, इनफाइनाइट तक। पहला देखिए ये हम लोग चार्ज कंडक्टर बना रहे, सब जगह मान लेते हैं प्लस प्लस प्लस। पूरा देखते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन याद रखिएगा, क्या फर्स्ट एप्लीकेशन क्या बोलता है, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ऑफ स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर। एक स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर है, इस स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर से कुछ दूरी P पॉइंट पे एक हम लोगों को निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। तो सपोज करते हैं कि ये एक सिमेट्रिकल बीचे बीचे बहेगा, यानी इस पॉइंट से कुछ दूरी पर, यानी यहाँ मान लेते हैं P पॉइंट है। इस P पॉइंट पे, क्योंकि देखिए ये एक इस तरह से स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर है, ये एक तरह का कंडक्टर है। इससे देखिए जब हम लोग ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज, इससे अगर हम लोग फ्लो करवा रहे हैं, चार्ज फ्लो करवा रहे हैं, तो देखिए ये क्या हो जाएगा ऐसे, और मान लेते चार्ज नहीं फ्लो करवा रहा है तो इस पे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा अपना, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, बाहर की ओर छोड़ेगा। और ध्यान रखिएगा ये बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ेगा, तो बाहर की ओर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो इसको देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ में ऐसे ऐसे आएगा। तो चारों तरफ ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग इसका फिगर बनाएंगे तो चारों तरफ वाला दिखेगा नहीं, केवल और केवल ये जो प्रोजेक्शन है वो इधर वाला दिखेगा और एक इधर वाला दिखेगा। तो यहाँ से हम बनाते हैं कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है कि बाहर आ रहा है, मान लेते हैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड। और सब जगह क्या है, सब जगह समान इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ रहा है, सब जगह समान इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ रहा है। ध्यान रखिएगा ये सब। तो इधर भी क्या होगा, इधर भी आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी आएगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी आ गया। अब हमको निकालना है ना कि इस जहाँ पे ये जो कंडक्टर था, इस कंडक्टर से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का पावर यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कैपेसिटी इस P पॉइंट पे कितना। तो इस P पॉइंट पे हमको मेजरमेंट करना है कितना। तो हम लोग कैसे मेजरमेंट करेंगे, देखिए उसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक एक P पॉइंट है। यहाँ पे ना एक हम लोग एक सरफेस बनाते हैं, हम लोगों को, क्योंकि गॉस का भाई अब एप्लीकेशन हम कर रहे हैं, यहाँ P पॉइंट है। गॉस का एप्लीकेशन यूज करें तो गॉस थ्योरम तो यूज करना होगा। और गॉस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, मतलब गॉस थ्योरम का यूज करने के लिए, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था, सबसे पहला एक इनक्लोज्ड फिगर बनना चाहिए, इनक्लोज्ड सरफेस बनना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक इनक्लोज्ड सरफेस ले लेते हैं। देखिए सब जगह सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आगे पार होगा, ठीक ना। तो हम यहाँ पे एक ले लेते हैं, तो ये गोले गोले बनेगा, तो ये एक इधर भी बनेगा। इमेजिन कीजिएगा ये इधर भी बनेगा
और फिर ये नीचे भी ऐसे कहीं जाएगा, ऐसे सरफेस बनेगा, क्योंकि कुछ कुछ नीचे भी जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। यहाँ से ये ऐसे एक हम लोग क्या किए, एक सरफेस बना दिए। अच्छा ये सरफेस दिख रहा है आप लोग का, देखिएगा ऐसे ऐसे। ये हम लोग का सरफेस बन गया है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक गॉसियन सरफेस बना है, ठीक ना, बोल सकते हैं गॉसियन सरफेस। अब देखिए ये गॉसियन सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर की ओर जा रहा है। हमको कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का ये पी पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको प्राप्त करना इस पी पॉइंट पर। देखिए तो पूरा पूरा मतलब ये तो पूरा इनफाइनाइट तक इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, तो पूरा तो गॉसियन सरफेस नहीं बनाएंगे हम लोग, हाफ इतना तक बनाते हैं जिसका लेंथ यानी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हम ले लेते हैं एल लेंथ ले लेते हैं, ये वाला एल लेंथ है। और देखिए एल लेंथ है, इससे प्लस चार्ज निकल रहा है, उस प्लस चार्ज को हम लोग ना क्यू चार्ज ले रहे हैं। जैसे अभी हम लोग गॉस लॉ पढ़े थे ना, गॉस लॉ में जितना चार्जेस था सब चार्जेस को हमको क्या करना था, फाइनली ऐड करना पड़ता था। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये जो एल लेंथ तक कितना चार्ज है, क्यू चार्ज ले लेते हैं। सबको जोड़ने के बाद मान लो छोटा Q1 Q2 Q3 जोड़ने के बाद फाइनली क्यू मिलता है, यानी या फाइनली क्यू नहीं, ये जो एल लेंथ है ना, एल लेंथ पूरे लेंथ में से पर यूनिट लेंथ चार्ज लेते हैं। देखिए पर यूनिट लेंथ चार्ज यानी 1 यूनिट लेंथ में 1 मीटर लेंथ में कितना चार्ज है। तो देखिए हम लोग यहाँ से इसको लिखते हैं पर यूनिट चार्ज, ये जो है ना ये प्लस प्लस प्लस, इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पर यूनिट चार्ज, यानी क्यू अपॉन एल को हम लोग क्या लिख देंगे, क्यू अपॉन एल को पर यूनिट चार्ज, क्योंकि ये पूरा चार्ज है ना, ऐसे पूरा इनफाइनाइट तक जाएगा तो कितना लिखेंगे, तो पर यूनिट चार्ज हम लोग मान ले रहे हैं कि एक यूनिट में कितना चार्ज था क्यू। तो देखिए पर यूनिट चार्ज को हम लोग क्या ना एक लेमडा से डिनोट करते हैं, इसको याद रखिएगा। ये लेमडा हम लोगों को क्या बता रहा है, पर यूनिट चार्ज, यहाँ लिख दे रहे हैं पर यूनिट लेंथ चार्ज, ठीक है, पर यूनिट लेंथ चार्ज। यहाँ पे देखिए हम लोगों का एक कौन सा सरफेस बन गया है, गॉसियन सरफेस, SIAN गॉसियन सरफेस। देखिए अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के अनुसार क्या होता है कि गॉस लॉ के अनुसार इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकलता है गॉसियन सरफेस के थ्रू, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस के थ्रू जो बाहर निकल रहा है वो किसके बराबर होगा, वो किसके बराबर होता, वो होता फाई बराबर जो क्यू चार्ज है, ये कौन सा क्यू चार्ज, इनसाइडर, यानी क्यू इनसाइड चार्ज वो किसके बराबर होता है एप्सिलॉन नोट के बराबर, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है अकॉर्डिंग टू गॉस। हमको निकालना क्या है, इस पी पॉइंट पे इस ई का वैल्यू कितना होगा, वही ना बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस पी पॉइंट पे इस ई का वैल्यू कितना होगा, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। अच्छा यहाँ से यहाँ तक हम लोग पी पॉइंट लिए ना, तो इस पी पॉइंट को ले रहे हैं तो ये एक रेडियस का भी काम कर रहा है, तो यानी इसको हम लोग रेडियस भी नाम दे देंगे। यहाँ देखिए यहाँ पे एक सिलेंडर टाइप का बन गया, सिलेंडर टाइप का, तो यहाँ तक एरिया चला जाएगा। अच्छा ये अकॉर्डिंग टू हम डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा प्रूफ कर दे रहे हैं इसको, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ठीक। फिर आगे देखेंगे कि आगे डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए ये फाई है, फाई हम लोगों को क्या बता रहा है, फाई बता रहा है हम लोगों को क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बता रहा है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हम लोग क्या फार्मूला जानते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला अगर आप लोगों को याद होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड गुने एरिया, जानते थे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड गुने सरफेस एरिया, कि कौन इस सरफेस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है, वही ना कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम लोग क्या लिख देते हैं, फाई बराबर क्या लिखते हैं, ई ए कॉस थीटा लिख दे रहा है ना, क्योंकि ई ए कॉस थीटा होता था हम लोग को ई डॉट ए, और जब पूरा तोड़ दे तो ई ए कॉस थीटा होता था। तो फाई बराबर ई ए कॉस थीटा बराबर ये क्या निकलेगा, क्यू इनसाइड बराबर एप्सिलॉन नोट, ये हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग को देखना होगा, यहाँ पे देखिए ई ए कॉस थीटा बराबर फाई इनसाइड अपॉन एप्स, अच्छा यहाँ पे एप्सिलॉन नोट छोटा लिखिए, यहाँ पे एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट को छोटा ही रखना।
एप्सिलॉन नॉट को हम लोग छोटा लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये कॉस थीटा कैसे निकलेगा? थीटा क्या होता था? थीटा होता है कि सरफेस यानी एरिया सरफेस जो होता था या एरिया वेक्टर होता था, उस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उसका डायरेक्शन। और हम आप लोगों को बताए थे कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे दिया जाता है? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन एरिया का जो वो जो सरफेस है, सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर, ध्यान रखिएगा, सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर, उसका हम लोग क्या लेते थे? उसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लेते थे। तो देखिए ये हम लोग का एक गॉसियन सरफेस है। इस गॉसियन सरफेस का देखिए ये वाला हम लोग का क्या था? सरफेस था। यही ना सरफेस है, जैसे कि इस तरह से यही ना सरफेस है, तो ये इसी का सरफेस एरिया हो जाएगा। सरफेस एरिया ये हो जाएगा। इसका परपेंडिकुलर कहाँ भाएगा? ऐसे परपेंडिकुलर होगा, ऐसे परपेंडिकुलर होगा। और जब ऐसे परपेंडिकुलर होगा तो इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखिए इधरे हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन यही है। और ये सरफेस था, इस सरफेस पे अगर हम लोग परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन यानी इधरे आ गया, तो दोनों का डायरेक्शन इधरे है, तो थीटा बराबर यहाँ पे क्या बन जाएगा? 0 डिग्री। और अगर मान लेते सपोज करते हैं कि ये नीचे देखिए सिलेंडर बन रहा है, अगर सिलेंडर के नीचे की ओर यानी सिलेंडर का जो बॉटम वाला पार्ट है, अगर वहां पे देखा जाना, अगर मान लेते सपोज करते उधर से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर से भी पास हो रहा है ना, तो यहाँ पे भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे थीटा का एंगल कितना बन रहा है। तो देखिए इसका सरफेस, नीचे वाला सरफेस कैसा होता है? नीचे वाला सरफेस ऐसे पेंदी में, जैसे देखिए ये वाला, ये पेंदी है, ये वाला पेंदी। अगर इसका देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एन है, ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एन है और फिर ये पेंदी है, तो सरफेस एरिया नीचे की ओर जाएगा, तो नीचे की ओर जाएगा तो इसका डायरेक्शन करने भागेगा नीचे की ओर। तो देखिए इसका डायरेक्शन नीचे की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एन है, तो बीचवा में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री एंगल बन रहा है। जब बीचवा में 90 डिग्री एंगल बनेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लोगों का कॉस थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। तो यानी इधर से जो भी, अगर इधर देखिए इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है, नीचे से भी और ऊपरे से भी, लेकिन नीचे और ऊपरे में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थीटा 90 डिग्री हो जा रहा है, 90 डिग्री हो जा रहा है, 0 हो जाएगा। तो इधर वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इधर वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स खत्म हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कोई उधर इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का केवल और केवल इधर ही इफेक्ट पड़ता है, यानी सरफेस के साइड में, चारों तरफ, नीचे और ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे थीटा का वैल्यू जैसे 0 डिग्री होगा तो लिख देंगे यहाँ पे ई ए। अच्छा कॉस थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, यानी कॉस 0 डिग्री 1 बराबर 5 इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा यहाँ पे देखिए तो ये एरिया किसका एरिया लेंगे? जिसका मतलब जिस एरिया के परपेंडिकुलर हम लोग लिए थे ये वाला, यानी एरिया हम लोगों को कौन वाला लेना होगा? एरिया देखिए ये चारों करे वाला एरिया लेना होगा। तो ये सिलेंडर टाइप का बन रहा है ना, तो सिलेंडर का एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। 2 पाई आर एच, या यहाँ तो क्या लिए हैं? एल लिए हैं ना, तो 2 पाई आर एल लिखते हैं यहाँ पे। ई बराबर एरिया ई इंटू एरिया क्या है? 2 पाई आर एल अपॉन 5 थीटा मीन्स चार्ज आई एन ए साइड इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हम लोग को क्या मिलने वाला है? 2 पाई आर एल। अच्छा इसको जब हम लोग एन एल ले जाते हैं तो देखिए तो क्या मिल जाएगा? ई बराबर ये 5 थीटा, अच्छा थीटा इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुने 2 पाई आर एल, नीचे आ जाएगा 2 पाई आर। आर के जगह हम लोग यहाँ से यहाँ तक पी डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, या आर ही रहने दीजिए, आर एल, ये हम लोग को हो जाएगा। अब देखिए तो क्यू इनसाइड अपॉन एल बराबर हम लोग देखिए लेमडा यहाँ पे यूज किए थे। लेमडा क्या था? पर यूनिट लेंथ चार्ज था, ठीक है। तो क्यू इनसाइड अपॉन एल बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लेमडा लिख सकते हैं। लेमडा अपॉन नीचे क्या होगा? 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हम लोगों को निकला। इसको अगर और हम सब सजा देना चाहें तो हम लिख सकते हैं ई बराबर 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई अपॉन आर लिख सकते हैं। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस आर का क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना।
यानी ये देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर निकल रहा है, ये जैसे ही ये देखिए ये वाला आर डिस्टेंस, ये वाला था आर डिस्टेंस, मान लेते अगर यहाँ हो गया तो देखिए आर का वैल्यू बढ़ गया, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रहा था ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पावर यहाँ इतने क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। ये देखिए इसका अगर सरफेस के पास रहेगा तो ज़्यादा रहेगा, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे कमज़ोर होते जाएगा ना। और ये चारों तरफ ये चीज़ होता है सेम, तो हम लोगों को यही निकालना था, यही हम लोग का यही फाइनल हो गया। यानी याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है। अगर कोई भी एक फिक्स डिस्टेंस बोल दे, जैसे यहाँ पे p डिस्टेंस बोला था ना, p डिस्टेंस, तो हम लोग का रेडियस ही बन गया था। अगर सपोज करते p डिस्टेंस के जगह पे कुछ और डिस्टेंस दिया हुआ रहता, तो रेडियस के जगह पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जितना डिस्टेंस दिया हुआ रहता था वो जितना डिस्टेंस दिया हुआ रहता वही वाला लिख देते, या नहीं तो क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो इतना ही बड़ा सा कि गॉसियन सरफेस बना देते। गॉसियन सरफेस तो बनाना हम लोग का अपना हाथ में, ये तो एक इमेजिनरी पार्ट है, ठीक ना, तो एक इमेजिनरी पार्ट हम लोग का। ताइयो ये आ गया। अब देखिए ये हम लोग का फर्स्ट एप्लीकेशन था, फर्स्ट एप्लीकेशन है, लिख लीजिए। ध्यान रखिएगा, ये एक एक्सियल रहता है और ये इनफाइनाइट तक भागेगा, ये हम लोग का इनफाइनाइट तक भागेगा, एल लेंथ है। यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन बना सकते हैं, क्वेश्चन देगा तो क्वेश्चन बनाना होगा। और ये कूलॉम्ब पर मीटर ये लेंथ होता है, यानी लेमडा का वैल्यू अगर पर यूनिट लेंथ चार्ज पूछे तो क्या हो जाएगा, कूलॉम्ब पर मीटर, यहाँ पे लेमडा का वैल्यू। एक यहाँ से क्वेश्चन कर लें, देखिए एक यहाँ से क्वेश्चन करते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर कूलॉम्ब। तो न्यूटन पर कूलॉम्ब इसका एसआई यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम पढ़ाए हैं पहले भी आप लोगों को, तो आई होप याद होना चाहिए आप लोगों को कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलॉम्ब। चलिए इस फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं, E = 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना लेमडा बटा आर। लेमडा बटा आर को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, देखते हैं कि कितना आता है। एक क्वेश्चन पे इसको अप्लाई करते हैं, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, शायद ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस पे अप्लाई करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, लिखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है, ये फार्मूला को रहने देते हैं। अच्छा, एप्सिलॉन नोट का वैल्यू याद होना चाहिए सबको, कितना होता है एप्सिलॉन नोट का वैल्यू, एप्सिलॉन नोट का वैल्यू याद होना चाहिए सबका। देखिए हम लोग को बोलता है ए लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर हैज ए चार्ज ऑफ 0.01 माइक्रो कूलॉम्ब पर मीटर लेंथ, यानी ए लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज, देखिए हम लोग को क्या बोलता है, ए लॉन्ग स्ट्रेट TRIGHT लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज, ए लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर हैड चार्ज कंडक्टर हैज, आई होप दिख रहा होगा ऊपर, नहीं दिख रहा होगा तो सुनिएगा फिर। चार्ज कंडक्टर हैज ए चार्ज ऑफ कितना चार्ज है इसके पास, 0.01 माइक्रो कूलॉम्ब पर मीटर। ध्यान रखिएगा, यानी एक हम लोगों के पास ऐसे ए लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर है, इस तरह से, पता नहीं कौन चार्ज है, पता नहीं है, तो हम लोग क्या ले लेते हैं, प्लस चार्ज ले लेते हैं। इसके पास टोटल चार्ज कितना है, यानी लेमडा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0.01 माइक्रो कूलॉम्ब पर मीटर। तो इसको माइक्रो कूलॉम्ब से पहले हम लोगों को कूलॉम्ब में चेंज करना होगा, ठीक है ना। तो 0.01 माइक्रो कूलॉम्ब, यानी 1 माइक्रो कूलॉम्ब बराबर 10⁻⁻⁶, यानी 0.01 गुने 10⁻⁻⁶ कूलॉम्ब पर मीटर हो जाएगा ये लेमडा का वैल्यू। और हम लोग को क्या बोलता है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कंडक्टर, यानी ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर से कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दूर हमको क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी यहाँ से लिखते थे फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 10 सेंटीमीटर फ्रॉम, अच्छा 10 सेंटीमीटर 1 मीटर है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कंडक्टर, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कंडक्टर, कंडक्टर से 10 सेंटीमीटर दूर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पावर कितना होगा वो हम लोग से पूछ रहा है। 10 सेंटीमीटर है तो सबसे पहले इसको मीटर में चेंज करना होगा, तो आर डिस्टेंस ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर यानी 10/100, ये कैंसिल आउट 0.1 मीटर, तो इसको हम लोग क्या लेते हैं, इसको छोटा कर देते हैं 0.1 मीटर। यहाँ पे अगर चाहें तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐसे करके गॉसियन, ये दोनों साइड जाएगा, ऐसे गॉसियन सरफेस ऐसे हम लोग बना देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर ऐसे हम लोग को निकलेगा बाहर। फिर से वही सेम फार्मूला यही बनने वाला, केवल फार्मूला पे पुट कर दीजिए। ई बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा का वैल्यू कितना है, लेमडा का वैल्यू 0.01 गुने 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर है, और अपॉन में क्या है, अपॉन में 2 पाई, अच्छा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 8.85, यानी 8.85 गुने 10⁻⁻16 होता है ना, या -12, सॉरी -12 होता है, 8.85 गुने 10⁻⁻12 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू गुने आर, कितना डिस्टेंस पे थे यहाँ से 0.1 मीटर पे, 0.1 मीटर। सॉल्यूशन कीजिए तो 22/7, 7 एकम 7, 18, 7 दूनी 14, 1 15, अच्छा 10 के पावर -2 ऊपर इसको लेकर जाइए, तो 10 के पावर 6 ऊपर मिल जाएगा, 0.01 गुने 10 के पावर 6 मिल जाएगा ऊपर, प्लस 12 ले लेंगे तो नीचे क्या बचेगा, ये देखिए एगो पॉइंट यहाँ, एगो पॉइंट यहाँ, एगो पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, एगो तो यहाँ अभी हम पहुँच जाएंगे 0.1 के पास, तो ये नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा। सबको तोड़िए, 1 गुने 10 टू द पावर, इसको खाली ऊपर ले जाए, 10 को पावर 6 बचेगा, देखिए इस 10 को तो इस 0.1 को तोड़ेंगे तो 10 बचेगा, और इसको तोड़ेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, डबल जीरो नीचे आ जाएगा, गुने यहाँ पे 2 पाई मिल जाएगा, गुने 8.85 मिलेगा। बस देखिए क्या को जीरो मिला यहाँ पे, 1 2 3, एगो जीरो से एगो जीरो कैंसिल आउट, एगो जीरो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 10 के पावर 5 अपॉन नीचे देखिए तो 2 5 10 के 0, कैलकुलेटर यूज़ कर सकते थे, 2 5 10 के 0, 2 8 16 1 17 के साथ, फिर 2 8 16 1 17, इतना पाई 17.70 पाई आ रहा है, कितना फाइनली आएगा, अब मेरे को यूज, आप लोग सॉल्यूशन कीजिए कितना आता है, सो 10 के पावर 5 अपॉन 17.70 पाई, फाइनली मेरे को आ रहा है 1 2 3, यानी ये ऊपर है ना, तो यहाँ से फाइनली मेरे पास आ रहा है 1.798 गुने 10 के पावर 3 न्यूटन पर कूलम होता है, न्यूटन पर कूलम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.8 लिख दीजिए ना डायरेक्ट, इसको 8 गुने 10 के पावर 3 न्यूटन पर कूलम, यही फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह का अगर दे तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, फिगर जरूर बनाइएगा। ये हम लोग का गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस क्या होता है, इमेजिनरी सरफेस। चलिए एक एप्लीकेशन हो गया, हम लोग का 2 एप्लीकेशन और पढ़ना था। अब सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लोगों को क्या बोल रहा था, हम लोगों को एक स्ट्रेट लॉन्ग चार्ज कंडक्टर दिया हुआ है। फर्स्ट स्ट्रेट लॉन्ग चार्ज कंडक्टर, देखिए तीनों में हम लोग सेम यही काम करेंगे, तीनों में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही निकालेंगे, तीनों में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही निकालेंगे। तो एगो प्रूफ कर दिए, दूसरा और तीसरा का फॉर्मूला लिख दे क्या, केवल फार्मूला से काम नहीं चलेगा। तो ठीक है, लिखते हैं, दूसरा और तीसरा इसको मिटा देते हैं। इस तरह का क्वेश्चन फार्मूला सारा चीज़ याद रखिएगा, नोट्स में लिखिएगा, नोट्स बनाइए, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। नोट्स बना लीजिएगा तो फ़ायदा में रहिएगा। अच्छा ऊपर दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था, मिटा भी दिए। देखिए इसको समझते हैं, इसको हम लोग समझते हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ प्लेन चार्ज शीट। अभी हम लोग क्या सीखे थे, एक लीनियरली एक्सियल चार्ज था स्ट्रेट में, लेकिन अभी हम लोग को बोल रहा है प्लेन चार्ज शीट। अभी प्लेन चार्ज शीट मतलब क्या कि अभी इस तरह का प्लेन शीट है, इस तरह का प्लेन शीट है, और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड गुजार रहे हैं, इधर भी गुजर रहा है और इधर से बाहर भी आ रहा है, इधर से भी जा रहा है। और क्योंकि देखिए चार्ज शीट ये वाला है, चार्ज शीट ये वाला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से भी निकलेगा बाहर, इधर से भी निकलेगा। तो अभी देखते हैं कि अगर कोई बीचे में पी पॉइंट लिया हुआ है तो इस पी पॉइंट, यानी अभी हम लोग इस तरह से करते हैं, इस तरह से इधर भी निकल रहा है और इधर भी निकल रहा है, तो ये वाला हो गया। अभी देखते हैं कि कहीं भी कोई भी पी पॉइंट है, उस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इफेक्ट कितना पड़ रहा है। तो ये फिगर आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, इसके अंदर चार्ज है पूरा, बोथ साइड ये हो रहा है। अब हम लोग क्या निकालते हैं इसका, देखिए अब देखिए ये तो पूरा एरिया पे है, पूरा एरिया पे है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकलेगा, चार्ज पर एरिया, यानी चार्ज पर एरिया। चार्ज पर एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी चार्ज, या चार्ज डेंसिटी इसको लिख देते हैं। चार्ज अपॉन एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, चार्ज को क्यू से, अपॉन एरिया को ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे अब हम लोगों को गॉसियन सरफेस बनाना है। तो गॉसियन सरफेस कैसे बनेगा, इस पर डायरेक्ट गॉसियन सरफेस नहीं बनता। गॉसियन सरफेस हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे करके मोड़ दीजिए, ऐसे करके सिलेंडर टाइप का, इसमें भी ऐसे करके बनाइए। तो देखिए जैसे ही ऐसे गॉसियन सरफेस बनेगा, तो इमेजिन कीजिए हम लोग कने से निकल रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से निकल रहा था ना, तो सरफेस कने भागेगा, देखिए एगो इधर भागेगा, इधर भागेगा, इधर इधर इधर, और एगो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखिए, या नहीं तो अगर आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, इस तरह से भी ऐसे कर नहीं। देखिए इसको अगर 2D में देखिएगा तो अलग टाइप का दिखेगा, 3D में देखिएगा तो अलग टाइप का दिखेगा। 3D में ही काम करते हैं, इसको रहने दीजिए। अभी 3D में देखिए हम लोग को इधर लग रहा, इधर बाहर निकल रहा था, ऐसे 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 बाहर निकल रहा था। तो देखिए तो ये सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया में देखिए सरफेस एरिया ये वाला है, और हम लोग क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड एक इधर से निकाल रहे हैं, ऐसे सरफेस एरिया ये वाला है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से निकाल रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पे सरफेस एरिया, और अगर हम लोग इधर से निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे है, देखिए हम लोगों का इधर से निकल रहा, तो सरफेस एरिया इधर निकलेगा। अच्छा ऐसे देखिए यहाँ पे हम लोग ना इसको इस तरह से इनक्लोज करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग सरफेस इस तरह से माने है ना, इस तरह से सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकल रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकल रहा है। और एगो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इधर निकल रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकल रहा है। और जैसे ही इसको हम लोग जब मोड़ते हैं ना, तो देखिएगा मोड़ेंगे ना, तो ध्यान से देखिए, ध्यान से कैसे बनेगा ये सोचना होगा कि हम लोग, रुकिए हम आप लोग को मोड़ के दिखाते। ऐसे बना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी इधर ही, अच्छा सॉरी रुक जाइएगा, हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं निकल रहा अभी भी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वहाँ यही रहेगा, ठीक ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वहाँ यही रहेगा, यही। और सरफेस एरिया अभी देखिए, सरफेस एरिया ये वाला है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एने भागेगा और सरफेस एरिया देखिए इधर भागेगा, ऐसे सरफेस एरिया परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर नहीं खींचेंगे, इसका परपेंडिकुलर नीचे, तो ये जो बाहर वाला सरफेस एरिया होता है ना, उसका खत्म हो जाता है, वहाँ पे एंगल 0 डिग्री बच जाता है। बचता क्या है, सरफेस एरिया ये वाला एक साइड वाला और एक साइड वाला ये वाला बचता है। तो इस दोनों एरिया को लेकर हम लोग को यहाँ पे चलना पड़ेगा, यही समझ के चलना है। तो ये अकॉर्डिंग टू हम लोग को गॉस थ्योरम के साथ देखेंगे। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या था, गॉस लॉ था फाई बराबर चार्ज इनसाइडर अपॉन में क्या था, चार्ज इनसाइडर अपॉन में क्या था, एप्सिलॉन नोट। यहाँ पे देखिए फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर ई ए बनेगा डायरेक्ट। अच्छा एरिया देखिए, दो साइड एरिया था ना, एगो इधर वाला एरिया, एगो इधर वाला एरिया, तो ई 2a यहाँ पे मेंशन करते हैं। 2a बराबर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नोट। इसको थोड़ा सा इमेजिन ज़्यादा इसमें करना पड़ेगा। ई 2a बराबर क्यू इनसाइड अपॉन ई नोट। अच्छा देखिए तो क्यू इनसाइड कैसे निकाला जाए, यानी क्यू मीन्स यहाँ पे ये चार्ज है ना, चार्ज कैसे निकलेगा, चार्ज अपॉन एरिया। यहाँ पे भी एरिया दोनों साइड हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड का हम लोग ले रहे थे, एक इधर साइड और एक उधर साइड, तो यहाँ पे भी 2a मेंशन करना होगा। तो यहाँ से चार्ज इनसाइड क्या निकलेगा, क्यू इनसाइड बराबर सिग्मा गुने एरिया, दोनों सरफेस का एरिया लेना होगा, यानी 2a। एरिया बराबर लिखे नहीं है, डायरेक्ट लिख रहे हैं,
फाइनली क्या निकलेगा, E इंटू 2A बराबर Q इनसाइड सिग्मा इंटू 2A अपॉन एप्सिलॉन। 2A से 2A कैंसल आउट, यानी E बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर क्या निकलेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। इसको ना आप लोग याद कर लीजिए, ठीक। प्रूफ जनरली पूछेगा नहीं, लेकिन न्यूमेरिकल या MCQ में डाल देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ प्लेन चार्ज शीट, यानी प्लेन चार्ज शीट रहेगा उस शीट में, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, तो E बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। यहाँ पे डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि आप कितना दूर चार्ज को नाप रहे हैं, कितना दूर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजरमेंट कर रहे हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर प्लेन चार्ज शीट रहेगा तो उससे आप कितना दूर पे खड़े हैं या कितना नज़दीक खड़े हैं उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक ना। जहाँ तक उसको जाना होगा जाएगा, नहीं जाना होगा नहीं जाएगा, बस। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर सिग्मा अपॉन ई नोट। सिग्मा हम लोगों का क्या था, चार्ज डेंसिटी। सिग्मा कैसे निकाला जाएगा, चार्ज पर एरिया, जो टोटल चार्ज इसमें दिया हुआ है, टोटल चार्ज हम लोगों को यहाँ पे लिख लेंगे, अपॉन में क्या करेंगे, जो भी इसका एरिया होगा वो एरिया से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यही है, देखिए, चार्ज पर एरिया। अच्छा, कहीं गड़बड़ हुआ है क्या, यहाँ तो E A है ना, सिग्मा इंटू 2A, यहाँ पे ये एरिया हम लोग को चार्ज पर एरिया ले रहा है ना, तो पर एरिया में मीन्स यूनिट एरिया, यानी एगो के एरिया के बात करना होगा। तो सॉरी, यहाँ पे 2A नहीं होगा, चार्ज पर एरिया ले रहे हैं, तो खाली यहाँ पे ये करूँगा, सॉरी सिग्मा A हो जाएगा। तो Q इनसाइडर क्या हो जाएगा, Q इनसाइडर खाली A होगा। यहाँ पे देखिएगा, A से E कैंसल आउट, और फिर 2 बचेगा, यहाँ पे 2 नीचे आएगा, यानी E बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। सिग्मा क्या था, चार्ज पर एरिया हम लोग ले रहे थे, इसीलिए यहाँ पे 2 नहीं होगा, पर एरिया के बारे में बात हो रही थी। तो चलिए, हो गया हम लोग को फाइनली। एक चीज़ और है यहाँ पे, इसका एक और था हम लोग को, प्लेन चार्ज शीट के बाद हम लोग का एक स्फेरिकल सरफेस रहेगा, तब क्या होगा, स्फेरिकल सरफेस रहेगा हम लोगों का, चार्ज हम लोगों के पास चार्ज स्फेरिकल सरफेस। तो चार्ज स्फेरिकल सरफेस का क्या हो जाएगा, वहाँ पे भी कुछ नहीं करना, वहाँ पे भी बस इसी तरह से करना है। E इंटू ए, एरिया क्या हो जाएगा, स्फेयर रहेगा गोला, तो गोला का एरिया हम लोग बना देंगे 4πr², फिर वहाँ से इक्वेट करेंगे, वहाँ से आ जाएगा, ठीक है। बता देते हैं, बोलने से आसान, बोलना तो आसान होता है, लेकिन थोड़ा सा उसको लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन लिख के बता देते हैं आप लोग को, ताकि बढ़िया तरह से समझ में आ जाए। देखिए, इसको समझते हैं हम लोग, थर्ड है और अंतिम है, ठीक ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ चार्ज स्फेयर। चार्ज स्फेयर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, उसका इंटेंसिटी किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए, कुछ स्टेटमेंट हम इसमें लिख दिए। देखिए, कंसीडर ए स्फेयर ऑफ रेडियस आर। एक हम लोग एक स्फेयर यहाँ पे कंसीडर किए, गोला है जिसका रेडियस क्या है, आर है, ऑन विच ए पॉजिटिव चार्ज Q, जिसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, Q पॉजिटिव चार्ज है, इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो क्या है, चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेट P बी ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, यहाँ तक हो गया ना, यहाँ तक। अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए, ये जो हम लोग स्फेयर बनाए हैं ना, इस स्फेयर से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है, उसका इंटेंसिटी कितना होगा वो हम लोग से पूछ रहा है। देखिए, यहाँ पे 3 कंडीशन बनेगा। पहला हम लोग क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस एक बार बाहर बनाएंगे, ठीक। एक बार गॉसियन सरफेस क्या करेंगे, बाहर बना देंगे। एक बार गॉसियन सरफेस क्या बनाएंगे, इसी पर जो हम लोग का ओरिजिनल स्फेयर है ना, उसी ओरिजिनल स्फेयर पे एक बार गॉसियन सरफेस बनाएंगे। एक बार क्या करेंगे, इनसाइड स्फेयर, यानी ये जो स्फेयर, इस स्फेयर के इनसाइड गॉसियन सरफेस बना कर देखेंगे। तो 3 कंडीशन हम यहाँ पे बनाएंगे, और तीनों सिचुएशन में देखते हैं क्या क्या आता है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनाता है, तो क्वेश्चन बनाएगा तो सीखना भी जरूरी। अब देखिए, अब आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लेट P बी ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर। देखिए, सेंटर ऑफ स्फेयर से P एगो बाहर में कहीं, P एक आउटर साइड, यानी आउटर साइड में जो स्फेयर, उस स्फेयर से आउटर साइड में एक पॉइंट लिए हैं, जो कितना डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर है। नाउ फॉलोइंग 3 केसेस, 3 को केस पढ़ेंगे। पहला क्या है, P लाइज आउटसाइड द स्फेयर। P हम लोग क्या किए, मान लेते हैं यहाँ पे P है, जो इस सेंटर से क्या है, R डिस्टेंस पे स्थित है, R डिस्टेंस पे यहाँ पे
दूरी पर। फर्स्ट सिचुएशन P लाइज आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर से बाहर है। तो देखिए यहाँ पे अंदर यानी इस ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस ये है, ठीक ना। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अच्छा इनसाइड देखिए, इनसाइड में कितना चार्ज है, इनसाइड में केवल और केवल Q चार्ज है। यहाँ पे पर यूनिट नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग क्या ले रहे हैं, देखिए टोटल चार्ज हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे, टोटल चार्ज Q यहाँ पे लिख दिए हैं, पॉजिटिव चार्ज विच है पॉजिटिव चार्ज Q, यानी इसके पास टोटल चार्ज Q है। तो इसको इसी से अनुसार बनाते हैं। तो जब टोटल चार्ज Q है तो गॉस लॉ के अनुसार चलेंगे हम लोग, तो क्या मिलने वाला देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, देखिए गॉस लॉ चलेंगे तो हम लोगों को फाई बराबर क्या निकलेगा, Q इनसाइड, इनसाइड यानी Q इनसाइड, इनसाइड तरफ कितना चार्ज है, इनसाइड में यानी गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, Q चार्ज है, अपॉन में नीचे क्या होता है, अपॉन में नीचे होता है एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये फाई किसके बराबर होता है, फाई होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा के बराबर, बराबर QINE। अच्छा Q इनसाइड कितना, Q इनसाइड डायरेक्ट हम Q लिख दे रहे हैं, Q इनसाइड में डायरेक्ट हम Q लिख दे रहे हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए तो यहाँ पे E इंटू सरफेस एरिया, अच्छा ये सरफेस एरिया किसका लेते हैं हम लोग, गॉसियन सरफेस एरिया। गॉसियन सरफेस एरिया हम लोग का क्या होता है, गॉसियन सरफेस एरिया ही लेते थे ना, सिलेंडर बनाया तो सिलेंडर में गॉसियन सरफेस एरिया लिया। नेक्स्ट में हम लोग क्या बनाए थे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में बनाए, अगर प्लेन सरफेस रहेगा तो प्लेन सरफेस का जो आउटर मोस्ट वाला दोनों एरिया था वो एरिया गॉसियन सरफेस बनाए। थर्ड में हम लोग का क्या स्फीयर है, तो स्फीयर में भी गॉसियन सरफेस एरिया बनाएंगे। गॉसियन सरफेस एरिया ये क्या है, ये गोले गोले है, तो गोला गोला का क्या होता है एरिया, 4πr²। मैथ है, ध्यान रखिएगा, मैथ में मिल रहा है सारा चीज़। कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या निकलेगा, थीटा का वैल्यू यहाँ पे भी 0 डिग्री निकलेगा। देखिए थीटा यही ना हम लोग का सरफेस, यही ना, देखिए ये सरफेस है गॉसियन सरफेस, ये वाला गोला, और गोला है तो गोला का सरफेस उस इमेजिन कीजिए गोला, मेरे पास बॉल खत्म हो गया, बॉल भुला गया, वो जो गोला है ना, गोला के बाहर तरफ देखिएगा, बाहर तरफ ही ना उसका एरिया निकलेगा, बाहर तरफ एरिया, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ निकल रहा है, बाहर की तरफ ही निकल रहा है, तो वहाँ पे भी फिर से थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। जैसे ही थीटा का वैल्यू हुआ तो कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 का वैल्यू 1 बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हम लोग को E निकालना था, तो E बराबर फाइनली क्या निकलेगा, Q अपॉन 4πr² एप्सिलॉन नॉट, यही निकला ना। हाँ Q बराबर अब इसको और हम लोग आगे लिख सकते हैं, E बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट गुने Q अपॉन r²। अच्छा ये R कौन सा R था, ये R छोटका R था, यहाँ से यहाँ तक ये बड़का R नहीं है, ये कौन सा R था, छोटका r², छोटका r² है। ध्यान रखिएगा E बराबर क्या हुआ, 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन r²। यानी यहाँ पे ध्यान रखिए ये वाला जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के R के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। 3 को कंडीशन बनाया ना, तीनों कंडीशन में ध्यान रखिए। फर्स्ट वाला में क्या था, केवल और केवल नीचे R था 2πrl, तो फर्स्ट वाला में केवल और केवल R पे डिपेंड करता है। सेकेंड वाला में डिस्टेंस यानी रेडियस डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। थर्ड में देखिए r² पे डिपेंड कर रहा है। तो तीनों का कंडीशन जब आप लोग कॉपी में लिखिएगा तो तीनों में आप लोग मिला के देख लीजिए कि कौन किस पे डिपेंड करता है, कौन किस पे डिपेंड नहीं करता है। MCQ के लिए बेस्ट क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है, ध्यान रखिएगा MCQ के लिए। तो पहला, जब हम लोग ये जो सरफेस है स्फेरिकल सरफेस है उससे बाहर यानी इनसाइड बनाएंगे गॉसियन सरफेस, तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आएगा, ये आएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट गुने Q अपॉन r²। फर्स्ट केस बना। सेकेंड केस में देखिए तो सेकेंड केस हम लोग क्या करते हैं, इसी स्फेयर पे P, ये जो P पॉइंट है P लाइज ऑन स्फेयर, P को हम लोग स्फेयर पे ही लाई करवा देते हैं, स्फेयर ऑफ चार्ज स्फेयर, यानी यहाँ लिखते हैं सेकेंड कंडीशन, सेकेंड सिचुएशन P लाइज ऑन स्फेयर, P लाइज ऑन
ऑन द सरफेस ऑफ SURFAC सरफेस ऑफ चार्ज स्फेयर। जो चार्ज स्फेयर है उसी पे हम लोग क्या कर दिए, इसी के ऊपर अभी गॉसियन सरफेस बना दिए। तो देखिए जब ये P पॉइंट इस जगह पे आ जाएगा, देखिएगा जब ये पॉइंट इस जगह पे आ जाएगा तो देखिए तो ये जो पहले वाला जो पूरा यहाँ से यहाँ तक का R रेडियस ले रहा है तो वो R अब खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का जो R डिस्टेंस होगा ना, केवल और केवल वही R हो जाएगा, यानी यही वाला रहेगा, लेकिन ये डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, शुरू में ज़्यादा था अभी क्या हो जाएगा, अभी कम हो जाएगा। अब देखिए दोनों सिचुएशन हम बता रहे, दोनों को कंपेयर करके E बराबर यहाँ से क्या निकलने वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा R²। अब आप लोग बताइए तो इस दोनों में किसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पावरफुल है, किसमें ज़्यादा, यानी जब हम लोग P पर रखें, यानी P इसी स्फेयर पर ही रख रहे हैं उस समय ज़्यादा पावरफुल होगा, या जब बाहर कर दिए उस समय ज़्यादा पावरफुल होगा। अब देखिए सोचिए यहाँ पे क्या है, यहाँ से यहाँ तक का ज़्यादा डिस्टेंस था, R डिस्टेंस था, नीचे ज़्यादा है, देखिए नीचे ज़्यादा का स्क्वायर करेंगे, ज़्यादा का स्क्वायर करेंगे ना, नीचे वाला ज़्यादा है, ज़्यादा से मतलब ज़्यादा से ऊपर वाला में डिवाइड करेंगे ना तो E का वैल्यू कम आएगा। यानी यहाँ से ध्यान रखिए जैसे 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 आउटवर्ड की ओर बढ़ते वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होते रहता है। प्रूफ हो रहा है ना, जबकि यहाँ पे देखिए R क्या है, ये R छोटे सा के छोटे वाला से अगर हम लोग ऊपर वाला में डिवाइड करेंगे ना तो इसके कंपेरिजन में ये E का वैल्यू ज़्यादा देगा, यानी इस सरफेस पे क्या है, इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इफेक्ट ज़्यादा होता है। थर्ड कंडीशन, सपोज करते हैं P जो है P लाइज इनसाइड द स्फेयर, अभी करते हैं P लाइज, यहाँ से देखिए अभी हम एक चीज़ बताते हैं, P लाइज इनसाइड द स्फेयर, स्फेयर के अंदर अभी हम लोग P को क्या कर रहे हैं, P को स्फेयर के अंदर घुसाते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे जब P को अगर हम लोग स्फेयर के अंदर घुसाएंगे, ये वाला यहाँ देखिए P को अभी हम लोग क्या कर दिए, स्फेयर के अंदर घुसा दिए, यानी गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा, गॉसियन सरफेस यहाँ पे बनेगा। इस सिचुएशन में क्या हम लोगों का होगा, देखिए E तो यहाँ पे पहुँचा देंगे अंदर, यानी यहाँ तो निकल जाएगा हम लोगों का क्या, अकॉर्डिंग टू गॉसियन लॉ EA निकल जाएगा, यहाँ से E गुने A 4 पाई R²। लेकिन देखिए तो Q इनसाइड, देखिए तो ये तो सरफेस पे था, ये जो सरफेस पे Q चार्ज था ये Q चार्ज है, लेकिन देखिए इसके अंदर में, यानी इस स्फेयर के अगर अंदर में जाएंगे ना तो अंदर में Q चार्ज रहेगा ही नहीं, यानी Q इनसाइडर चार्ज कितना हो जाता है 0/ε0। तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से क्या हो जाएगा 0। ये वाला क्वेश्चन है IIT का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हम लोग को पूछा था IIT में, समझे, ये IIT का क्वेश्चन है, यही सेम डिट्टू क्वेश्चन पूछा था। देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, यहाँ से क्या पूछा था, क्वेश्चन ऐसे बनाया था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक, वो चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल से तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकलता है, तो उस चार्ज पार्टिकल के अंदर में देखिए चार्ज, एक चीज हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा, चार्ज ना कहाँ होता है, सरफेस के ऊपर, केवल और केवल सरफेस के ऊपर ही चार्ज होता है, सरफेस के इनसाइड में चार्ज कभी नहीं होता, जैसे हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, ठीक ना। अगर सपोज कीजिए कि आपके पास ये एक देखिए ये एक आप लोगों के पास मान लेते हैं ये कोई चार्जर है इस तरह का, अगर जब भी इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा ना तो हमेशा ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक करंट केवल ये जो सरफेस होता है ना, सरफेस पे चार्ज रहता है, केवल और केवल सरफेस के इनसाइड में चार्ज कभी नहीं रहता है, समझे। जब भी आप लोग तार से करंट लाते होंगे ना तो तार का करंट देखिएगा केवल और केवल ऐसे टच हो जाता होगा ना तो तुरंत इलेक्ट्रिक करंट पहुंच जाता होगा, केवल और केवल सरफेस पे ही चार्ज रहता है, सरफेस के इनसाइड में नहीं रहता। यही चीज़ यहाँ पे हम लोगों को सोचना था, जैसे ही इनसाइड में घुसता है वैसे ही जो इनसाइड में घुसेगा तो जो चार्ज वो चार्ज में 0 हो जाएगा, चार्ज 0 हो जाएगा तो यहाँ से अंदर से कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर जनरेट होगा ही नहीं,
समझे, क्योंकि चार्ज तो हम लोग का सरफेस पे था, चार्ज सरफेस पे था, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जनरेट हो रहा है, जबकि इन साइड में घुसे, अंदर घुसे तो अंदर चार्ज है ही नहीं है, तन को चार्ज है, जीरो है, तो फाइनली यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो आ जाएगा। आई होप आप लोगों को तीनों कंडीशन हम समझा दिए हैं। चारों तरफ यहाँ पे एवरीवेयर क्या होता है, एवरीवेयर जीरो होता है। अब देखिए अगर आप लोग को क्वेश्चन बनाए यहाँ से तो आप लोग बना सकते हैं अगर, तो ये तीनों कंडीशन से कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है। तीनों कंडीशन याद रखिए, फर्स्ट सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन, यही था हम लोगों का फाइनली गॉस लॉ का थ्योरम था, फिर गॉस लॉ का एप्लीकेशन था हम लोगों को। तो गॉस लॉ का थ्योरम और गॉस लॉ का एप्लीकेशन आई होप समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट है हम लोगों का, नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का पढ़ना है कैपेसिटर, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का कैपेसिटर। फिर एक और था हम लोगों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये आप लोग आसान है, विभवांतर जिसको हम लोग बोलते हैं, विभवांतर, तो आप लोग वो भी अच्छा उसको भी कवर करवा देंगे। लेकिन हम लोग पढ़ लेते, कैपेसिटर पढ़ लें। कैपेसिटर हम लोगों को पढ़ना है टॉपिक कैपेसिटर, फिर टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर को हम लोग कैसे कैसे जोड़ते हैं पैरेलल में, फिर जब सीरीज में जोड़ेंगे तो, और फिर कैपेसिटर का रेसिस्टेंस मतलब टोटल कैपेसिटेंस भी निकालना है हम लोगों को। तो देखते हैं कैसे कैसे वो सब काम करता है। आई होप इसको मिटाते हैं, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक, समझ में आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा भाष नहीं है, लेकिन पैसेंस के साथ देखिएगा ना तो बुझाएगा। पैसेंस बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि इसको सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे तार से करंट नहीं गुजारे, और तार से करंट भी गुजारेंगे तो चेक कर करके नहीं बता रहे हैं, जीभ में लगा के। आप लोग देखिए तो जीभ में मारता है ना करंट, वो जब सरफेस वाला छूता मतलब टच होता है ना, तभी जीभ में करंट मारता, नहीं जीभ से सटा के चेक कीजिएगा करंट, तब तो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा। फिर ज़्यादा दिन क्या, वो सेकेंडे में फिर गड़बड़ हो जाएगा। शायद कोई होंगे, अनहोनी को भी होनी करने वाले बहुत लोग होते हैं, ठीक ना। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक ना।